student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome again to you all in your YouTube channel Frangal Academy. So what we are going to do, we are starting today's relation and function chapter. Function and relation after relation and function. तो आज हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी हम देखने वाले हैं रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन कहते किसको हैं हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो रिलेशन कहते हैं इफ x and y be two non-empty set and r is, आप स्मॉल r लिखिए फिर कैपिटल r में कर देती हूँ, r is सबसेट ऑफ x क्रॉस y। r किसका सबसेट है? x क्रॉस y का। सो r is known as relation। तो हमारा r क्या होगा? r हमारा होगा रिलेशन। कैसे, क्या बोला क्या गया इसमें? अगर आपके पास कोई x है और कोई y, ये दो आपके पास सेट हैं, कैसे है? नॉन एम्प्टी। ये आपके दोनों सेट है नॉन एम्प्टी एंड r इज सबसेट ऑफ x एंड y। बोला क्या गया? r जो है वो आपका सबसेट है किसका? x क्रॉस y का। x क्रॉस y का r क्या है? सबसेट है। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि हाँ ये रिलेशन को शो करेगा। r जो है हमारा वो रिलेशन को शो करेगा कब? जब r होगा क्या? r होगा हमारा सबसेट ऑफ x क्रॉस y। जब r सबसेट होगा x क्रॉस y का तो हम बोलेंगे कि हाँ r जो है हमारा वो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझें, हम लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट है x जिसके अंदर के एलिमेंट हैं x1, x2, x3 और y हमारे पास दिया गया है कैपिटल Y सेट लिख रहे हैं तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 y2, राइट। तो एक सबसेट दिया गया हमें, रिलेशन दिया गया है r इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? x1 y1, x1 y2 और x2 y1। r के अंदर हमें इतना दिया गया है। अब अगर हम x क्रॉस y करें, अगर हम x क्रॉस y करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x1 y1, x2 y2। लास्ट लेक्चर अगर आप देखेंगे तो मैंने उसमें x क्रॉस y करना आपको सिखा रखा है, तो अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज जाके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। तो कैसे करें हम? x1 का एक बार y1 के साथ में करेंगे, फिर x1 का एक बार y2 के साथ में, ऐसे x2 का एक बार y1 के साथ में, फिर x2 का एक बार y2 के साथ में, x2 y1, x2 y2। अब x3 का करना है हमें, x3 y1, x3 y2, राइट। कर दिया हमने इन सब का। अब देखेंगे अगर हमें r मिलेगा सबसेट ऑफ x क्रॉस y का, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन को शो कर रहा है। r की ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर आप बुक से लर्न करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने ये सिंपल वे में आपको बताया कि अगर r सबसेट होगा x क्रॉस y का तो हम बोलेंगे कि हाँ r एक रिलेशन है। तो अब देखना ये है कि क्या ये r जो है वो इसका सबसेट है कि नहीं। सबसेट मीन्स उसके अंदर के कुछ r के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके x क्रॉस y में होने चाहिए, तभी ये सबसेट होगा। अब देखते हैं x1 y1 है, हाँ x1 y1 है, फिर x1 y2 है, x1 y2 है, यहाँ x1 होगा, x1 y2 है, x2 y1 है, हाँ x2 y1 है, मतलब इसके एलिमेंट जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r जो है आपका वो सबसेट है x क्रॉस y का, तो ये r आपका रिलेशन शो करेगा, ये r जो है आपका वो रिलेशन शो करेगा।
तो रिलेशन की डेफिनेशन यही होती है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं एक्स एंड वाई, कैसे हैं, नॉन इम्पटी, मतलब उसके अंदर एक दो एलिमेंट होने चाहिए, इम्पटी नहीं होना चाहिए, नॉन इम्पटी। तो आर सबसेट होगा अगर एक्स क्रॉस वाई का, तो बोलेंगे कि हाँ आर जो है वो रिलेशन है। आप इसको नोट करिए। अब हम देखेंगे कि सेट में डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, रिलेशन में डोमेन और रेंज क्या होता है। तो डोमेन कहते किसको है, मैं आपको बता दूं। डोमेन की डोमेन को मैं आपको लिख के बताती हूँ, डी से रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। डी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच दैट x belongs to A and x comma y belongs to R. For some means for some values y belongs to B. क्या मैंने लिखा, D is equals to x such that x belongs to A and x comma y belongs to R for some values of y belongs to B. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कुछ रिलेशन में दिया गया है x comma y, जो किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। x कॉमा y हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट। y हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है और x हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, a क्या है हमारे पास, एक सेट, a हमारे पास एक सेट है जिसमें x बिलोंग कर रहा है, तो उन सभी x की वैल्यूज को हम डोमेन बोलेंगे जो a के साथ साथ रिलेशन में भी बिलोंग करे। a में तो कर ही रहा है आपका, रिलेशन में, इन दोनों में अगर बिलोंग करेगा तब हम बोलेंगे कि हाँ वो डोमेन है। जैसे अगर हमारे पास सेट a है, a में हमारे वैल्यूज क्या है, 1 2 3, और रिलेशन हमारे पास है 1 2, ये रिलेशन समझ लेते हैं 1 2 है। तो अगर 1 2 अगर b भी ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 4 5 6, तो अगर रिलेशन हमारे पास है 1 4 का, 1 आपका क्या है, 1 आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कि आपका रिलेशन के साथ साथ, रिलेशन में तो बिलोंग कर ही रहा है, आपका a में भी बिलोंग कर रहा है। मतलब x की वो सारी वैल्यू जो a में बिलोंग करें, a में बिलोंग करने के साथ ही साथ वो रिलेशन में भी बिलोंग करनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे ये 1 है आपका रिलेशन में भी बिलोंग कर रहा है और a में भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब 1 क्या हुआ, 1 हमारा डोमेन हुआ, राइट। जो आपका रिलेशन के साथ साथ a के साथ साथ रिलेशन में भी बिलोंग करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हमारा x है डोमेन में, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा रिलेशन के साथ साथ a में बिलोंग करे, उसे हम बोलेंगे कि हाँ वो डोमेन है, राइट। अभी बात आती है कि रेंज क्या होगी फिर, ये तो डोमेन हो गया, और डोमेन जो होगा सबसेट होगा किसका, a, क्योंकि उसमें a की सारी वैल्यूज होंगी। जैसे इसमें आपको 1 मिला, तो 1 आपको दिख रहा है कि 1 a का सबसेट है, क्योंकि 1 इसमें भी पाया जाएगा, इसके साथ साथ 1 इसमें पाया ही जाएगा, तो 1 सबसेट होगा किसका, a का। तो डोमेन हमेशा सबसेट होता है किसका, सेट a का। अब अगर देखें रेंज क्या होगी, रेंज होगी हमारे पास, इसे मैंने डिनोट किया y, ये सेकंड, इसमें हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात की है और इसमें हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, रेंज की बात कर रहे हैं। y सच दैट y belongs to b, y देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट है जो कि b में बिलोंग कर रहा है, तो y belongs to b एंड x, y belongs to r। अब x, y जो है वो आपका रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ओके, फॉर सम वैल्यूज ऑफ x belongs to a, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास x, y है, एक जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और एक सेट हमने ले लिया a मान के चलता है x1 x2 x3, b ले लिया हमने y1 y2, तो हमारे पास रिलेशन क्या अगर रिलेशन हमारे पास दिया गया है x1 y1 और x2 y2, ओके। तो अगर इसमें हम देखेंगे ये एलिमेंट आपके दोनों, ये दोनों के दोनों एलिमेंट y1 और y2,
ये आपके बिलोंग करते हैं रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ में y1 एंड y2 बिलोंग्स टू b ऑल्सो, आपके b में हैं ही, आपके रिलेशन में भी हैं। अगर ये दोनों में होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे कि हाँ y1 एंड y2 आर रेंज। y1 और y2 क्या होगा हमारे पास, y1 और y2 होगा रेंज। ऑलराइट, तो क्या क्या देखा हमने रेंज और डोमेन में कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x, y बिलोंग्स टू r फॉर सम y बिलोंग्स टू b। मतलब y की कुछ भी वैल्यू के लिए अगर आपका x जो है वो a में बिलोंग करता है और x आपका r में बिलोंग करता है, तो उस x को हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये वाला x जो है ये डोमेन होगा। सिमिलरली y में देखना हमें सेकंड कोऑर्डिनेट में देखना है, किसका सेकंड कोऑर्डिनेट, ऑर्डर्ड पेयर का। सेकंड कोऑर्डिनेट अगर देखें y जो है आपका b में बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ में y आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो बोलेंगे कि हाँ y आपका रेंज है। और रेंज में क्या होता है, रेंज जो होता है हमारा सबसेट होता है b का। ये होता है a का क्योंकि इसमें हम x के कोऑर्डिनेट्स को ले रहे हैं, और ये होगा b का क्योंकि इसमें हम y के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। तो रेंज सबसेट होगा b का और डोमेन सबसेट होगा a का। आप इसको नोट करिए। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि डोमेन और रेंज होता क्या है। जैसे यहाँ पे दिया गया है एक सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 4। कौन कौन से, 1 2 3 एंड 4। एंड एक दूसरा सेट आपको दिया गया है बी में कितने एलिमेंट है, 3, ए बी सी, राइट। और मानते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या है, आर रिलेशन है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, एक ऑर्डर्ड पेयर में है 2a 4a एंड 4c। आपको इतने दिख रहे हैं। अब अगर हमसे पूछा कि बताइए डोमेन क्या है, डोमेन इज व्हाट हियर, तो हम क्या बताएंगे कि डोमेन में क्या था हमारा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, जो a में बिलोंग करे, राइट, एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन r, उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन है, मतलब 2 डोमेन में आएगा, 2 हो गया। अभी क्या है, 4 है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी आपको दिख रहा है, तो 4 भी डोमेन में आएगा, राइट, 4 भी डोमेन में आएगा। अब हमने 1 और 3 को क्यों नहीं लिया, एक क्वेश्चन बनता है कि 1 और 3 को क्यों नहीं लिया। तो 1 हमारा ए में तो है लेकिन आर में नहीं है, सिमिलरली 4 ए में तो है लेकिन आर में नहीं है। तो 1 और 4 ए में है, आर में नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन, डोमेन की डेफिनेशन के हिसाब से एक्स जो होना चाहिए वो आपका ए के साथ साथ आपका आर में भी होना चाहिए। तो ये ए में तो है लेकिन आर में नहीं है, तो इन एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन में नहीं लेंगे। डोमेन ऑफ रिलेशन की बात चल रही है, राइट। और अगर अब बात कर ले हम लोग रेंज, अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, उसकी डेफिनेशन इधर लिख दूं, y such that y belongs to b and x, y belongs to r। मतलब y की वो वैल्यूज जो b के साथ साथ हमारे रिलेशन में भी लाई करें, उन्हें हम बोलेंगे कि हाँ वो रेंज है। जैसे इसमें हमने देखा था कि a के साथ साथ रिलेशन में लाई करें, वैसे इसमें b के साथ साथ रिलेशन में लाई करें। यहाँ पे है a इसमें है तो a को लिख लेंगे, मतलब a हमारा b के साथ साथ रिलेशन में है तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे भी आपको a दिख रहा है, तो a हमारा b के साथ साथ रिलेशन में है तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। अब देखते हैं b को, b हमारा कैपिटल B में सेट में है, स्मॉल b हमारा सेट में है, लेकिन क्या ये रिलेशन में है, नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे c को, c हमारा b के साथ साथ रिलेशन में भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये रेंज में आएगा। तो रेंज में आने का क्या मतलब कि ये आपका b के साथ साथ r में भी हो, r में भी प्रेजेंट हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये रेंज है, इसको हम रेंज बोलेंगे। और डोमेन a के साथ साथ r में भी हो तो उसे हम डोमेन बोलेंगे, राइट। b के साथ साथ अगर रेंज में जाएगा, b के साथ साथ रेंज में गया तो उसे हम बोलेंगे कि रिलेशन में गया, सॉरी
बी के साथ साथ रिलेशन में गया तो उसे हम रेंज बोलेंगे, और ए के साथ साथ अगर रिलेशन में गया तो उसे हम डोमेन बोलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब हम देखने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम अ सेट टू बी। एक सेट में, मतलब अगर हमने दो सेट ले लिया ए और बी, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है? डिस्टिंक्ट मीन्स होता है कि डिफरेंट, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम अ सेट टू बी। तो क्या होगा इसका? लेट अ सेट ए, स्मॉल में लिखेंगे, ए सेट ए हैज एन एलिमेंट, या फिर एम एलिमेंट ले लें, एम एलिमेंट, एंड ए सेट बी हैज, कितने एलिमेंट हमारे पास? एन एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस बी हैज कितने होंगे? ए क्रॉस बी के पास एलिमेंट्स कितने होंगे? ए क्रॉस बी के पास एलिमेंट्स होंगे एम क्रॉस एन एलिमेंट्स, राइट। तो पावर सेट में हमने क्या पढ़ा था? पावर सेट में पढ़ा था, पावर सेट किसका? ए क्रॉस बी का। पावर सेट है हमारे पास ए क्रॉस बी, इसके पास कितने एलिमेंट होंगे? इसके पास होंगे 2 की पावर m क्रॉस n। जो यहाँ पे लिखा हमने, अगर ए क्रॉस बी का पावर सेट लेंगे तो उसमें इतने एलिमेंट्स होंगे, और यही होता है क्या हमारा? डिस्टिंक्ट रिलेशन, डिस्टिंक्ट रिलेशन। समझ में आई बात? देखिए, अगर आपके पास दो सेट दिए गए, एक सेट दिया गया आपको ए और दूसरा सेट आपको दिया गया है बी, और एक सेट के पास है आपके m एलिमेंट और दूसरे सेट के पास है n एलिमेंट, और आपसे पूछ लिया गया कि पूरे सेट में, दोनों सेट में डिस्टिंक्ट रिलेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट कितने रिलेशंस हो सकते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? आप करेंगे सेट ए के पास m एलिमेंट है, सेट बी के पास n एलिमेंट है, और ए क्रॉस बी के पास कितने होंगे? ए क्रॉस बी के पास m क्रॉस n हो जाएंगे एलिमेंट्स, राइट। तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी को ही हम बोलेंगे कि वो डिस्टिंक्ट रिलेशन को शो करेगा, ये चीज आपकी डिस्टिंक्ट रिलेशन को शो करेगी। तो 2 की पावर m क्रॉस n। अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखें, a है हमारे पास 1 2 3, b है हमारे पास 3 4, और a क्रॉस b में कितने हो जाएंगे हमारे? इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3, 1 2 3। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो a क्रॉस b में कितने हो जाएंगे? 3 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 6। a क्रॉस b में हो गए हमारे 6। तो इसमें डिस्टिंक्ट रिलेशन इस वाले सेट में कितने होंगे? 2 की पावर 6, राइट। 2 की पावर 6, ये क्या शो करेगा आपका? डिस्टिंक्ट रिलेशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास ए में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे आप, और उसका 2 की पावर 6 करके, यानी पावर सेट को, इसके पावर सेट का एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, वही हमारे डिस्टिंक्ट रिलेशन को शो करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फंक्शन या फिर मैपिंग को, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फंक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो को। फंक्शन क्या होता है? लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास क्या है? एक सेट है x और एक सेट है y, जो कैसे हैं? नॉन एम्प्टी। x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होगा, लेकिन होगा जीरो नहीं हो सकते। इफ ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, मतलब अगर हम ले लें एक सेट इधर ले लें, और इसको हम बोलेंगे कि ये x है, तो ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x। अगर x है इसमें, तो x बिलोंग करेगा x में, राइट। और करेस्पॉन्ड टू यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y। अभी दूसरा सेट हम ले लें y, और इसमें एलिमेंट हैं y, राइट। तो करेस्पॉन्ड टू अ यूनिक एलिमेंट, मतलब x के जो एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल x, उनकी जो इमेजेस होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब x का सिर्फ एक इमेज, राइट। अगर x2 है, x3 है, इसमें y1 y2 y3 कुछ भी करके, तो इसका यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y बाय एन गिवन रूल f। किसी एक कोई एक रूल दिया गया रहेगा हमें, गिवन रूल, जिसे हम बोलेंगे कि f, और इसी f को हम बोलेंगे मैपिंग या फिर फंक्शन। फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं, तो इसी को हम बोलेंगे मैपिंग या फिर फंक्शन। तो क्या बोला मैंने कि अगर कोई एक सेट है x, नॉन एम्प्टी सेट x है, और कोई है y, तो
एक्स के जो एलिमेंट्स होंगे कैपिटल एक्स के, उसके इमेजेस जो होनी चाहिए उसकी यूनिक होनी चाहिए। एक्स का एक इमेज होना चाहिए, x2 का एक इमेज होना चाहिए, x3 का एक इमेज, मतलब एक्स के जितने भी एलिमेंट हो उनके इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। तब उसे हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये एक फंक्शन को या फिर एक मैपिंग को शो कर रहा है। फ्रॉम x टू y वी कैन राइट f सच दैट x टू y। ये जो मैपिंग होगा अगर ये x से y की तरफ है, x सेट से y सेट की तरफ है, तब हम इसे बोलेंगे क्या कि f सच दैट x टेंड्स टू y। इसको ये लिखने का तरीका है f सच दैट x टेंड्स टू y, राइट। हियर x क्या है हमारा, x हमारा रिप्रेजेंट करता है डोमेन को, और y क्या रिप्रेजेंट करता है, कोडोमेन। y रिप्रेजेंट करेगा कोडोमेन, x रिप्रेजेंट करेगा डोमेन को, और जितने एलिमेंट्स इमेजेस शो करेंगे, y के जितने भी एलिमेंट इमेज होंगे किसके, x के, वो सारे शो करेंगे रेंज को, राइट। क्या शो करेंगे, रेंज को। तो डोमेन क्या होगा, x की जितनी भी वैल्यूज आपको दिखेंगी वो सारी की सारी डोमेन होंगी, और कोडोमेन क्या होगा, y की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपकी कोडोमेन होंगी। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज वो होगा जितनी वैल्यूज इमेजेस होंगी किसकी, x की, सेट x के एलिमेंट्स की इमेजेस जितनी होंगी वो रेंज को शो करेंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज f इमेज ऑफ x, मतलब y को हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं। इसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो f ऑफ x होंगे, f ऑफ x, राइट, f ऑफ x2, इसको बोलेंगे f ऑफ x3। ऐसे करके y को हम क्या बोलेंगे कि ये f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन ऑफ x है, इज f इमेज ऑफ x, राइट। तो ये हो गया पूरी सेट की थ्योरी। अगर मैं आपको इधर बना के दिखाऊं, इसे एक सेट ले लिया हमने x, दूसरा सेट y, एक x हो गया, ये y हो गया। इसमें मैंने एलिमेंट ले लिया x, x1, x2, x3, इसमें ले लिया y1, y2, y3, और तो ये सेट कब होगा, इसको और भी मैं बड़ा कर दूं थोड़ा सा, एक एलिमेंट और ले लें y4, राइट, हो गया। तो अगर x की मैपिंग करवाएं, x गया y1 पे, x2 गया y2 पे, x3 गया y3 पे, और फिर अगर हमारा x1 जाएगा y4 पे, तो ये आपका मैपिंग को या फंक्शन को शो करेगा, नहीं शो करेगा। क्यों, अभी मैंने आपको बताया कि करस्पॉन्ड टू अ यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट किसके, y बिलोंग्स टू y के एक यूनिक एलिमेंट से करस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन ये जो है ये दो एलिमेंट से करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब इसकी f इमेजेस जो हैं वो दो हो गई, इट हैज टू f इमेजेस। तो ये एक सेट को शो नहीं, फंक्शन को शो नहीं करेगा। और फिर एक और भी इसमें कौन वो है, अगर हम इधर एक और एलिमेंट ले लें x4, और हम इसको छोड़ के और सारी की मैपिंग कराएं और फिर बोलें कि क्या ये एक फंक्शन होगा, ये भी एक फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x के सारे एलिमेंट्स का एक f इमेज होना बहुत जरूरी होता है, x के जितने भी एलिमेंट हों इनकी f इमेजेस होनी बहुत जरूरी है। अगर y में एक भी छूट रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर x में छूट रहा है तो वो एक फंक्शन को शो नहीं करेगा। इसलिए x के सारे एलिमेंट्स के इमेजेस होनी चाहिए, और किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता, मतलब इसका दो या किसी का भी दो इमेज नहीं हो सकता, और सारे के सारे एलिमेंट्स जो होने चाहिए उनकी f इमेजेस होनी चाहिए। इतनी कंडीशंस को अगर ये शो करेगा तो क्या बोलेंगे कि हाँ ये एक फंक्शन है, ये एक मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आप इसको नोट करिए। अब हम देखेंगे कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन को होने के लिए उसे कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन मैंने अब उसको मैं लिख के आपको समझाऊंगी कि हाँ कैसे वो सेटिस्फाई करेगा, क्या उसमें होना चाहिए। तो अगर हमारे पास दो सेट है x एंड y, इफ वी हैव टू सेट x एंड y, कैसे हैं, नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉन एम्प्टी सेट, सबसेट नहीं होंगे। इफ x एंड y are two non-empty set, then a function from x to y, satisfy following conditions। अगर फंक्शन वो x टेंड्स टू y हो रहा है तो वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन है, लेते हैं हम लोग पहले एक सेट x एंड y, ये हमारा सेट x और ये है हमारा सेट y। इसके अंदर आ गए x एलिमेंट, जैसे x1 भी ले लेते हैं, x2 भी ले लिए, और इसमें आ गए y डैश और y1 y2 ऐसे समथिंग करके।
तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू x, मतलब इसको आप x3 कर लीजिए, ये सारे के सारे क्या है x की वैल्यूज हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, मतलब x की सारी वैल्यूज जो x में बिलोंग करती है, किसमें सेट में, x की सारी वैल्यूज जो x में बिलोंग करती हैं और उनका ऑर्डर्ड पेयर भी अगर f में बिलोंग करेगा, मतलब फंक्शन में, और y की वैल्यू आप चाहे जो लें, अगर x की सारी वैल्यूज आपकी बिलोंग करती हैं x में, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की सारी वैल्यूज के लिए अगर आपको एक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है किसमें, फंक्शन में, जैसे अभी इसका ले लें हम लोग, इसमें कितनी है, इसमें x की 3 वैल्यूज हैं, x1 x2 x3, अगर इनकी हम मैपिंग कर दें y के साथ में, y रहने देते हैं, y डैश के साथ में, y1 के साथ में, y2 के साथ में, अगर इनकी मैपिंग कर दें तो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिलेगा, x1 y डैश y1, x2 y2, x3 y डैश, राइट। तो अगर हमें x की सारी वैल्यूज के लिए अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, फंक्शन में, ये सारे के सारे फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, राइट, ये फंक्शन में हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है y की चाहे जो वैल्यूज हो, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ वो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जितने भी वैल्यूज होनी चाहिए उनका एक यूनिक इमेज होना चाहिए, ईच एलिमेंट इन x विल हैव यूनिक इमेज, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि ईच एलिमेंट इन x, आपके पास जितने भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इन x विल हैव यूनिक इमेज, उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। आपको दिख रहा है x1 y1 है, x2 y2, x3 y डैश, आपको इसमें कहीं नहीं दिखेगा कि x3 का एक और इमेज ले लें, तो ये एक फंक्शन को शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें x3 y1 एक और ऑर्डर पेयर आपको मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि आपको x के की सारी वैल्यूज के लिए एवरी वैल्यू ऑफ x वी विल गेट यूनिक इमेज, हमें कैसी इमेज मिलनी चाहिए, यूनिक इमेज मिलनी चाहिए हमें, एवरी वैल्यूज ऑफ x हमें कैसी इमेजेस मिलनी चाहिए, यूनिक। ये अगर हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शन को शो नहीं करेगा, राइट। तो ये पहली कंडीशन ये है कि ईच एलिमेंट इन x विल हैव यूनिक इमेज, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ऑर्डर्ड पेयर जो है हमारा वो f में बिलोंग करना चाहिए, y की चाहे जो वैल्यूज हो, y पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता कि इसकी कोई एलिमेंट ना छूटे या इसका क्या बोलते हैं दो इमेज ना हो, ये खुद ही इमेज होता है, प्री इमेज अगर इस पे करें हम तो इस पे कुछ भी खास करके डिपेंड नहीं करता, जो करेगा आपका x पे करेगा। तो क्या होगा कि एवरी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, राइट। अभी दूसरी कंडीशन क्या शो कर रही है, दूसरी कंडीशन शो कर रही है कि x y डैश, इधर मैंने क्या लिख दिया, ये होगा y इज इक्वल्स टू y डैश, राइट। लेट मी रेज इट फर्स्ट। ओके, तो अभी दूसरी कंडीशन के बारे में हम लोग देख लें, x y बिलोंग्स टू f, x y बिलोंग कर रहा है f में, मतलब अगर एक सेट है यहाँ पे x एक सेट है y, तो एक में है x और दूसरे में है y, तो ये बिलोंग कर रहा है आपका f में, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर आपका बन गया x y जो बिलोंग कर रहा है आपका फंक्शन में, f मींस फंक्शन, और दूसरा है आपके पास x y डैश बिलोंग्स टू f, मतलब क्या हुआ, y डैश बिलोंग्स टू f, मतलब एक ये ऑर्डर्ड पेयर है जो आपका f में बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारे y और y डैश की वैल्यूज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर y और y डैश की वैल्यूज जो हम वो हमारी सेम आ रही हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है। अगर यहाँ पे 2 है तो ये भी अगर 2 हो तब हम ये बोलेंगे कि हाँ ये तो 2 पे ही जा रहा है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वैल्यूज डिफरेंट हैं तब हम बोलेंगे कि हाँ ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो वैल्यूज सेम हो जाती हैं तब हम बोलेंगे कि हाँ इमेज इज यूनिक, राइट। तो आप इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं फंक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। अगर दिया गया है हमारे पास एक सेट ए के पास क्या है, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स है ए के पास, बी दिया गया है, बी में है एक्स वाई एंड जेड, राइट, बी में है एक्स वाई जेड। तो फंक्शन दिया गया हमारे पास, फंक्शन क्या दिया गया, फंक्शन ए एक्स बी वाई ए जेड सी जेड,
अभी पूछा गया है इज इट अ फंक्शन, इज इट ए फंक्शन और नॉट, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, इसको बताना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। एक सेट ले लिया हमने ए, दूसरा सेट ले लिया हमने बी, ये है ए और ये है बी। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, 3 एलिमेंट। इसमें एक्स वाई एंड जेड, इसमें भी 3 एलिमेंट। अब मैपिंग कहाँ से कहाँ की गई है, ए की एक्स के साथ, बी की वाई के साथ, ए की जेड के साथ और सी की जेड के साथ। क्या ये एक फंक्शन को शो कर रहा है? क्या ये एक फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप अभी जो मैंने 2 कंडीशंस लिखी थी, अगर आप उसमें से सेकंड वाली कंडीशन को देखें तो उसमें था कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक एलिमेंट इमेज, हैज यूनिक इमेज। फंक्शन होने की 2 कंडीशन होती हैं कि पहली बात तो एक्स की सारी वैल्यूज जो होंगी उनकी इमेज होनी चाहिए, और दूसरी बात इमेज जो होती है वो एक होनी चाहिए, यानी यूनिक होनी चाहिए। लेकिन आपको इसमें दिख रहा है कि ये वाली जो है इसमें आपको 2 इमेज दिख रहा है, एक इमेज इधर गया, एक इमेज इधर गया। आपको कितनी दिख रही है? 2 इमेज। मतलब आपकी ए कॉमा जेड भी एफ में बिलोंग कर रहा है और एक सी कॉम क्या है ए कॉमा एक्स भी आपका एफ में बिलोंग कर रहा है। तो आपके एक एक्स की वैल्यू के लिए, या फिर आप कह लीजिए एक ए की वैल्यू के लिए आपको 2 इमेजेस दिख रहे हैं, एक इमेज ये रहा, एक इमेज ये रहा। तो क्या ये फंक्शन होगा? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट। तो क्या दिया गया इसमें कि आपको दिया गया था फंक्शन, पूछा था क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है, तो आप बोलेंगे नो इट्स नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसमें आपको ए के लिए 2 इमेजेस दी गई हैं। एक एलिमेंट के लिए आपको 2 इमेजेस, जो कि एक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। अगर दूसरा ले लें, मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 ले लेते हैं, 1 है, 2 है, 3, और दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। अभी फंक्शन दिया गया है, हमको क्या दिया गया है, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 3 नहीं इसको सॉरी 2 कॉमा 4, बस कि हमको फंक्शन दिया गया है, या 1 कॉमा 3 कर लें। हाँ, तो अभी इसमें पूछा है कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको, फिर से हम बनाएंगे कि एक सेट है ये, एक सेट है ये है हमारे पास सेट ए और ये है हमारे पास सेट बी। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3, 1 2 3। इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिख रहे हैं हमें इसमें। और मैपिंग कहाँ से कहाँ गई है? मैपिंग गई है 1 2 3 गई है, पहले की तीसरे के साथ में, दूसरे की चौथे के साथ में, ये है चौथा, दूसरे की चौथे के साथ में की गई है, और तीसरे की है नहीं। पूछा है क्या ये एक फंक्शन है, बताइए क्या ये एक फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x की वैल्यूज को छोड़ दिया गया है। मैंने अभी पहली कंडीशन में क्या लिखा था, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू x, उसके पास एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए, मतलब x y बिलोंग्स टू x, फॉर सम y बिलोंग्स टू y, मतलब x की सभी वैल्यू के लिए आपको ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, लेकिन आपको 3 के लिए ऑर्डर पेयर मिला है, नहीं मिला है। तो क्या ये फंक्शन को शो करेगा? फंक्शन को शो नहीं करेगा। नो, इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या कहती है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की सभी वैल्यूज के लिए आपको ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, मतलब एक्स ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स हैज इमेज, एक्स के सभी एलिमेंट के लिए आपको इमेज मिलना चाहिए। मैंने शायद वहां पे यूनिक इमेज लिखा था, यूनिक सेकंड में रहेगा, पहले में सिर्फ रहेगा हैज अ इमेज, राइट। तो आप इसको नोट करिए, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं इसको अब स्टार्ट करने वाली हूँ। सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। तो पहला फंक्शन हमें दिया गया है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में। किससे शुरू करेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन से। अगर हमें दिया गया है लेट आर क्या है हमारा? आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, हम लोग इसे पढ़ चुके हैं।
आर हमारा सेट है किसका, रियल नंबर्स का सेट है। और y इज इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, y हमारा फंक्शन ऑफ x होता है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, हमारे पास क्या दिया गया है कि f सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब y क्या होता है, फंक्शन होता है किसका, x का, और x किस में बिलोंग कर रहा है, r में, और हमारे पास फंक्शन क्या है, r टेंड्स टू r, मतलब हमारा फंक्शन r से r में ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डोमेन होगा जो एंड कोडोमेन, हमारे डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होंगे, आर होंगे, क्योंकि आर से आर में जा रहा है, डोमेन और कोडोमेन हमारे दोनों के दोनों आर होंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इसे हम बोलेंगे कब, जब हमारा जो सेट होगा वो हमारा रियल नंबर्स का होगा, और हमारा y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो सब में होने वाला है। और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, हमारा फंक्शन r से r में जाना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, और ये और इसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स का सेट होना चाहिए। और ये इसका ग्राफ है। अभी हमने क्या देखा कि सम फंक्शंस को पढ़ेंगे और उनके ग्राफ को भी पढ़ेंगे, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गया फंक्शन के बारे में कि हाँ ये फंक्शन हुआ। अभी उसका ग्राफ क्या होगा आप इससे देखिए, ये किस चीज का ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ये, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का, या y इज इक्वल टू एक्स आप कह लीजिए, इसका ग्राफ दिया गया है। मतलब y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। मतलब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, जो कि विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ये किससे पास होगा, ओरिजिन से ये पास होगा। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, और ऐसे फंक्शन को बोलेंगे हम लोग कि हाँ ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आपको दिख रहा है इसमें x की 1 वैल्यू है, तो इधर भी 1 है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 2 पे भी इधर भी 2 आएगा, 3 पे ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मतलब 3 की वैल्यू के लिए 3 का इसमें देखिए, इसमें ठीक बना हुआ है, 3 पे आपको 3 मिल रहा है इधर से, राइट। 4 पे आपको 4 मिलेगा, 5 पे 5 मिलेगा, ऐसे इसमें भी 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, इसको थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए था। 4 पे 4 मिल रहा है, 5 पे ये 5 मिलेगा, 6 पे ये 6 मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि आपको इसमें y की सारी वैल्यूज के लिए y की जो वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। ये क्या शो करता है ग्राफ, ये ग्राफ शो करता है किसके लिए, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए ये ग्राफ शो करता है, राइट। आप इसको नोट करिए। अब हम नेक्स्ट फंक्शन को देखने वाले हैं, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, हमने देखा y क्या है, फंक्शन ऑफ x होता है y, राइट। अगर यही चीज किसके इक्वल हो जाए, c के, वेयर c इज कांस्टेंट, यहाँ पे c हमारा कांस्टेंट है, मतलब y की वैल्यू जो होगी वो सीधे सीधे क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है y की वैल्यू सीधे सीधे। And for all values of x belongs to R, here is a given function f such that R tends to R, इसमें भी सेम थिंग होगी, राइट। तो क्या हो गया, यहाँ पे R जो होगा वो हमारा डोमेन होगा, here R is डोमेन। तो क्या होगा, अगर y इज इक्वल टू सी हो जाए, या फिर आपका f ऑफ x इज इक्वल टू सी हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसको हम एक कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 है। आप देख रहे हैं कि y के डिफरेंट वैल्यू के लिए, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2, सॉरी x की डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6,
लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी y की वैल्यू 3 है, इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू 3, इस पे भी y की वैल्यू 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3। मतलब आपकी जो y की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रही, वो वेरी नहीं कर रही है। अगर आप इधर आएंगे -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे, -5 पे, तो आपको क्या मिलेगा कि हाँ इधर भी जो है वो y की वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है आपकी 3 है। अगर आप कोऑर्डिनेट्स में लिखे तो यहाँ पे होगा 5, 3, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 4, 3, ये वाला होगा आपका 3, 3, ये वाला होगा आपका 2, 3, ये होगा आपका 1, 3। मतलब आपके x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपके दिख रहे हैं, लेकिन y की एक ही वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जबकि x आपका चेंज हो रहा है। तो अगर y की वैल्यू कांस्टेंट, y मीन्स f ऑफ x, y मीन्स क्या है यहाँ से, y मीन्स f ऑफ x। तो अगर f ऑफ x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 है कांस्टेंट की जगह पे, और अगर आपको कांस्टेंट मिलता है कोई, तो क्या बोलेंगे हम कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, और इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। अगर 5 पे आता तो इसको इस तरीके से करते, तो ये वाला ग्राफ हो जाता y इज इक्वल्स टू 5 का, या f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 का। अगर ऐसे 8 पे आता तो हम कहते कि हाँ ये y इज इक्वल्स टू 8, या f ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 का ग्राफ है, राइट। तो इसी को बोलेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन, आप इसको नोट करिए। अब हम तीसरे टाइप को देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। आप पॉलिनोमियल का मतलब जानते हैं क्या होता है, बहुपद, जिसमें आता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे करके आपको मिलेंगे पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है f सच दैट r टेंड्स टू r, r टेंड्स टू r मतलब r से r में ही फंक्शन जा रहा है, और फिर आपको क्या दिया गया, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अभी कांस्टेंट में सी हो रहा था, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 आपके करके क्या होंगे, प्लस an की पावर x पावर n, an इंटू एक्स के पावर n होगा, राइट। अगर आपको फंक्शन में आपको ये पॉलिनोमियल कितना दिख रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक, एक्स क्यूब मतलब क्यूबिक, लीनियर, ऐसे करके अगर आपको ये दिखेगा पॉलिनोमियल के फंक्शन में, तब हम इसे क्या बोलेंगे कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। और यहाँ पे ए नॉट, a1, a2, a3 डॉट डॉट an क्या है हमारे, ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स में, रियल नंबर के सेट में ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसमें हमें f(x) इज इक्वल टू ये सब कुछ मिलेगा, राइट। अगर मान लेते हैं हमें मिल गया क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन मिल गया हमारे पास f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब क्या हुआ इसका कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम इसकी वैल्यू रख के देखते हैं, अगर हम ये कर लें, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम ये करते हैं, ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। y मीन्स क्या, y मीन्स f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, x क्यूब के इक्वल, जो हमें दिया गया है। x क्यूब ने x स्क्वायर ले लेते हैं अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, x स्क्वायर, राइट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब हमसे बोलेगा, अब ये क्या किस फॉर्म में है आपके, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको दिया गया, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, स्क्वायर है 1 हो जाएगा, राइट। और अगर y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 रखेंगे, y की वैल्यू 4 होगी, और फिर अगर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो ये 9 होगा, राइट। तो अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कि हाँ इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ग्राफ पे कैसा आएगा। तो देख रहे हैं 0 पे कहाँ है, 0 पे 0, ये रहा। अब 1 पे 1, अगर पॉजिटिव 1 लेंगे तो ये पॉजिटिव 1 पे 1 आ रहा है। 2 पे 4, x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो हमें y की 4 मिल रही है, x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू ये 4 इधर आएगी, राइट। 0 पे 0 हो गया।
-1 पे ये थोड़ा सा इसको इधर कर दें, इधर कर ले -2। अब क्या हुआ कि -1 पे क्या हो रहा है, -1 पे 1, मतलब -1 यहाँ पे है, -1 पे 1 इधर आएगा, राइट। -2 पे 4, -2 ले रहे हैं, -2 पे 4 ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि y पॉजिटिव है, x भले ही नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आता तो हम नीचे आते, लेकिन y पॉजिटिव, इस वजह से हम ऊपर ही जा रहे हैं। और -3 की वैल्यू क्या है, 9। अगर -3 पे जाए तो हमें इधर मिलेगा 9, ऐसे इधर -3 पे जाए तो हमें इधर भी क्या मिलेगा, 9। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करके देखें तो हमें क्या मिल रहा है, ग्राफ प्लॉट करें अगर हम इसका, सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये हुआ। तो ये किसका ग्राफ हमने प्लॉट किया, ये ग्राफ प्लॉट किया है हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एफ ऑफ एक्स, y किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ एक्स के, एक्स स्क्वायर। तो ये ग्राफ है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन क्या है, आप सॉल्व करिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। वो एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, क्यूबिक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि आपको क्या करना है, इसका इसी टाइप से आपको ग्राफ प्लॉट करना है और बताना है कि क्या कैसे आ रहा है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलेंगे, आप इसको नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन को। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन कब होगा, व्हेन फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r, हमारा फंक्शन r से r में जा रहा है, एंड y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, f ऑफ x, व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू mod of x, then what we will say, it is modulus function। मतलब क्या हुआ इसका, y आपका मॉड x के इक्वल है। अब हम इसमें वैल्यू रख के देखेंगे कि हाँ इसका ग्राफ कैसे हमें मिलता है। तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखें, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। मॉड में नेगेटिव वैल्यूज जो होती हैं मॉड के बाहर आने पे वो पॉजिटिव हो जाती हैं, राइट। 2 पे 2, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, 3 पर 3। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। 1 पे 1 मिल रहा है यहाँ पे, राइट। 0 पे 0 होगा, 0 पे 0 लिख लेते हैं। 2 पे 2, 2 पे 2 इधर, -1 पे 1, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, 3 पे 3, 4 पे क्या होगा हमारा, 4 ही रहेगा, और -4 पे भी 4 रहेगा, क्योंकि मॉड में जितने भी एलिमेंट्स जाएंगे वो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव, भले ही नेगेटिव रहेंगे, मॉड से बाहर आने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो y की हमें सारी की सारी वैल्यूज क्या मिलेंगे, पॉजिटिव, इस वजह से सारी की सारी ऊपर लिखेंगे, इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव हमें नहीं मिलने वाली। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इसका ग्राफ प्लॉट होगा इस तरीके से। ये किस चीज का ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। x की आप कितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव आप कितनी भी वैल्यूज x की रख दें, आपको y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये मॉड में है x आपका, मॉड के बाहर निकलते ही सारी की सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा। तो अगर -1 रखेंगे मॉड में तो आके 1 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो मॉड के बाहर 2 हो जाएगा। तो y की सारी वैल्यूज आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव, तो सारी की सारी ऊपर वाली डायरेक्शन में की गई हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन है। अगर आपका फंक्शन जो है वो मॉड में आता है तो उसे हम कहेंगे मॉडुलस फंक्शन, और उसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, राइट। तो आप इसको नोट करिए से साइनम फंक्शन से, साइनम या फिर कुछ लोग इसको सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं। तो सिग्नम फंक्शन से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सिग्नम फंक्शन
हम सिग्नम फंक्शन होता क्या है पहले ये समझेंगे, बाद में देखेंगे कि हाँ इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। अगर हमारा कोई फंक्शन है, हमें कोई फंक्शन गिवन है, कहाँ से कहाँ तक, आर से आर, आर से आर आपको गिवन है, और ये आर आपका क्या है, ये आर आपका है डोमेन, और ये वाला आर आपका है रेंज। मतलब एक फंक्शन आपको गिवन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर क्या क्या है उसकी मैपिंग है। तो आर उसका डोमेन भी है और आर ही उसका रेंज भी है। तो ये फंक्शन कब सिग्नम फंक्शन बोला जाएगा, ये फंक्शन कब साइनम फंक्शन बोला जाएगा, उसकी कंडीशन होती है क्या, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या होता है, वाई की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स क्या हो हमारी, जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी। और अगर आपका x इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए x की वैल्यू 0, और अगर आपका x इज लेस देन 0 है तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 होती है। अगर आप x की कोई भी वैल्यू ले लें, अगर आप इधर x है इधर है एफ ऑफ एक्स, अगर हम x की कोई भी वैल्यू लें, मान लीजिए 0.2 हमने ले लिया, तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 0.2 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हमें x की वैल्यू 0 से बड़ी दिख रही है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा। और अगर हम 2 ले लें तब भी 1, 0.1 ले लें तब भी 1, 3 ले लें 1, कुछ भी लेंगे हम तो हमें 1 ही मिलने वाला है। और 0 पे 0 होगा, अगर हम x की वैल्यू -1 लें तो हमें क्या मिलेगा, -1, 0 से छोटी। -2 लें तो -1, कुछ भी लेंगे हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं मॉड एक्स अपॉन में एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आपका x 0 के इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। एंड अगर x आपका 0 के इक्वल है तो ये 0 होगा। अब कैसे, इसका मतलब क्या हो मॉड एक्स अपॉन एक्स, अगर हम मानते हैं कि x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5, तो x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हाँ यहाँ से ये 1 होगा। अब इधर से देखते हैं क्या इधर से 1 आएगा या नहीं, तो मॉड 5 किया हमने अपॉन में 5, ये क्या हो गया, 5 अपॉन 5 कितना आ गया, 1। अगर सिमिलरली हम x की वैल्यू को लेस देन 0 करें तो हमें क्या मिलेगा, इधर से दिख रहा है कि हमें -1 मिलेगा, लेकिन हम इसमें रख के देखेंगे उसकी वैल्यू को। अगर हम x इज इक्वल टू -2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -2 इन द मॉड, मॉड के अंदर हमें -2 मिलेगा अपॉन में -2, मॉड का -2 क्या होता है, +2, 2 अपॉन -2 हो गया। अब क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आया, -1। तो हमारे पास -1 आया कब, जब x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू लेस देन 0 थी, तब हमारे पास क्या आया, -1। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी तब हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसका प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, एंड -1 व्हेन x इज लेस देन 0, या फिर मॉड x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। हमने ये देखा। अब हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अब हम इधर x की वैल्यूज को रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज होंगी। तो अगर हम x की वैल्यू क्या लें, 0 से बड़ी लें, यहाँ पे मैं लेती हूँ 0.1, फिर 0.2, ऐसे करके हम यहाँ पे 1 पहुँचे, फिर हम यहाँ पे 2 पहुँचे, 3, 4, ये हमारा ओरिजिन है 0, ये है हमारा -0.1, -0.2, फिर अगर हम यहाँ पे 1 लें, यहाँ पे 2, -1, यहाँ पे -3, ऐसे करके हमने लिया। तो अगर हम x की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करेंगे, पहले हमारा 0 पे क्या है, 0 पे हमें पता है कि 0 पे हमारा 0 है।
अगर हम x की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1। यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा -1, -2, -3 एंड -4, इतना मिला। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि यार x की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 0 करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। तो यहाँ पे तो 1 मिलेगी, इधर भी 1, कितनी भी x की कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लें हम, हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। मतलब इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ 0 वाले पॉइंट पे हमें यहाँ पे क्या कर देना है, सर्कल बना देना है। 0 को एक्सक्लूड करके हम चल रहे हैं, 0 को एक्सक्लूड करके चलेंगे तो उसके बाद जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी हमारी, उनके लिए y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें तो -0.1 के लिए क्या होगा, -1, -0.2 के लिए -1। कितनी भी वैल्यूज हम ले लें, x से छोटी कितनी भी वैल्यू ले लें, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 था और यहाँ पे x इज लेस देन 0 है। तो x से कितनी भी छोटी वैल्यू ले लें हमें क्या मिलने वाला है, -1। लेकिन 0 पे हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 0 को एक्सक्लूड करके चलेंगे और सारी वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे। तो यही था हमारा साइन ऑफ फंक्शन। साइन ऑफ फंक्शन में कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1 होगा, इज इक्वल टू 0 है तो 0, और अगर लेस देन 0 है तो -1 होगा। उसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया जाता है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमारा वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस सिंबल का यूज करके हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं। तो मानते हैं कि अगर हम 0.1 लेते हैं, 0.1 नहीं 1.1, हमने क्या लिया 1.1। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सिस पे प्लॉट करके आपको दिखाएंगे। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर गए तो 1, -1, -2, -3, -4। तो हमें क्या देखना है कि 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में चले आना, आपको सीधा सीधा सिर्फ लेफ्ट साइड में आपको आना है। 1.1 आपका यहाँ कहीं पे होगा, तो उसके लेफ्ट साइड में आपको कौन सी वैल्यू दिख रही है, उसके लेफ्ट साइड में आपको वैल्यू दिख रही है 1, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। सिमिलरली अगर हम 1.5 करें तो उस पर क्या होगा हमारा, 1.5 करें तो वो हमारा यहाँ कहीं पे जाके दिखेगा, 1.5 यहाँ कहीं होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेफ्ट साइड में। हम तुरंत लेफ्ट साइड आए, हमें क्या मिला, 1 मिला। फिर अगर हम देखें क्या 1.9, अब कुछ लोग क्या करते हैं 1.9 को 2 बता देते हैं, 2 नहीं होगा, 1.9 यहाँ कहीं आएगा, तो वो हमारा किधर जाएगा, वो हमारा अगेन लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देखें तो क्या मिलेगा, 2। अगर किसी भी रियल नंबर का करें, 1 का करें तो 1 मिलेगा, 2 का करें तो 2 मिलेगा, 3, 4, 5 किसी का भी करेंगे तो हमें वही वैल्यूज मिलेंगी, राइट। अब अगर हम यहाँ पे आए, तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें अगर हम इसका निकालें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -1.2 अगर हम कहीं देखें तो इसका बच्चे क्या करते थे, इसका बच्चे करते कि -1 होगा, -1 बिल्कुल नहीं होगा। आपको कहाँ जाना है, आपको लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में आपको कौन सी वैल्यू दिख रही है, -2, तो इसका क्या होगा, -2 होगा। अगर हम लें -1.6, वो यहाँ कहीं आएगा 1.6, तब अगेन हमें कहाँ जाना है, हमें लेफ्ट में जाना है। हमें इसकी वैल्यू को 1 नहीं कर देना। 1 होता है कब, अगर वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो हम उसके लेफ्ट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, तो क्या हो गया -2। और अगर हम ले लें 2.5 या 2.3 मान के चलते हैं, -2.3, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेफ्ट में आए, अगेन हम क्या मिला, -3, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं।
तो हमें दिख रहा है कि अगर हम x की वैल्यू किधर से किधर लें, अगर हम x की वैल्यू को 1 को इंक्लूड करके और 2 को एक्सक्लूड करके लें, 2 को हमने एक्सक्लूड किया है, तो उसके लिए हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। हमने देखा क्योंकि 2 पे 2 आ रही थी, लेकिन उसके पहले जितनी भी वैल्यूज हम ले रहे थे उन सब पे हमें क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, उन सब पे हमें 1 मिल रहा था। तो अगर x आपका बिलोंग करेगा कहाँ से, 1 से 2 तक, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर आपका x बिलोंग करेगा 2 से 3, यहाँ पे 2 को इंक्लूड किया है और 3 को एक्सक्लूड किया है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 मिलेगी, राइट। 2 कैसे मिली, अगर यहीं पे हम 2 कर दें, 2.1, 2.5, 2.9 और यहाँ पे हम कर दें 3, तो हमारा क्या होगा, 2.1 पे अगर हम लेफ्ट में आए, 2.1 यहाँ कहीं होगा, अगर उसके लेफ्ट में जाए तो क्या मिलेगा, 2। 2.5 यहाँ कहीं होगा, अगर उसके लेफ्ट में जाए तो हमें क्या मिलेगा, 2। और 2.9 यहाँ कहीं होगा, अगर हम उसके लेफ्ट में जाए तो हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। लेकिन 3 पे हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। तो 3 को एक्सक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमें 2 नहीं मिल रही है, तो एक्सक्लूड करेंगे, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मॉड एक्स मॉड कह रही हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 आएगी। सिमिलरली अगर हम लें x बिलोंग करेगा आपका 3,4 में, 4 आपका एक्सक्लूडेड है और 3 इंक्लूडेड है, तो इसमें हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम माइनस की साइड में करें तो हमें ऐसी वैल्यूज मिलेंगी। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो हमें अभी क्या मिला था, हमें मिला था अगर हमारा x बिलोंग करेगा 1,2 में, तो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और अगर x बिलोंग करेगा 2,3 में, तो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और अगर हमारा x बिलोंग करेगा 3,4 में, तो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे होगा, ऑरिजिन हो गया हमारा ये y एक्सिस है, x एक्सिस, ये है हमारी वैल्यू, यहाँ पे है 1, ये है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इधर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 माइनस में एंड सो ऑन। इधर भी आए तो -1, -2, -3, इधर जाएंगे तो -1, -2, -1 हो गया, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो अब हमें देखना है क्या, अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 में, 2 एक्सक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 आएगी यहाँ पे। लेकिन क्या, 2 को एक्सक्लूड करके, मतलब यहाँ पे हमें क्या बना देना है, सर्कल। ये सर्कल हमारा अनफिल्ड है, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये हमारा 2 जो है वो एक्सक्लूडेड है। कब, जब हम x की वैल्यू कब लेते हैं, 1 से 2 में, तो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी। इधर पॉजिटिव में होगा, +1 +2 +3 +4। सिमिलरली अगर हम देखें x की वैल्यू 2 से 3 में जा रही है, तो 2, पहले हम 2 को ड्रॉ कर लेते हैं। 2 कहाँ से कहाँ पे है, 2 से 3, पहले आपको ड्रॉ कर लेना है, बाद में देखना कि क्या एक्सक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड है। पहले हमने देखा कि 2 से 3 में जा रही है, तो उसकी वैल्यू 2 आई, हमने इतना कर लिया। फिर हम देखेंगे कि क्या 3 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है कि इंक्लूडेड, 3 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक सर्कल को ड्रॉ, जो कि सीधा आपका 3 के ऊपर होना चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो x हमारा बिलोंग करेगा 3,4 में, तो वहाँ पे हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारी आएगी 3। तो 3 पे हमने 3 हमने ड्रॉ कर लिया, इधर कहाँ से कहाँ तक, 3 से 4 में ड्रॉ किया। अब हम देखेंगे कि क्या 4 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे 4 पे हम सर्कल बना लेंगे। इसी तरीके से हम आगे करते चले जाएंगे, राइट। और अगर इधर भी देखें इतने पूरी वैल्यूज के लिए हमारी क्या आएगी, x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारी -1 आएगी, लेकिन 0 को छोड़ के। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो इतनी वैल्यूज के लिए हमारी क्या आएगी वैल्यू, -2 आएगी, लेकिन कहाँ पे, -1 को छोड़ के। इधर भी आएगी -2 को छोड़ के, पूरी वैल्यूज हमारी कहाँ तक आएंगी, -3 से 2 में, लेकिन -2 इंक्लूडेड नहीं होगा एंड सो ऑन। तो ये था हमारा किसका ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। तो आप इसको नोट डाउन करिए।
अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन के अलजेब्रा को अब हम देखेंगे कि क्या होता है। तो पहला है एडिशन। क्या है हमारे पास? एडिशन। अगर हमें कोई दो फंक्शन गिवन है, पहला फंक्शन है f सच दैट x टेंड्स टू r एंड g सच दैट x टेंड्स टू r, दो फंक्शन हमें गिवन है, राइट। तो अगर हमें करना हुआ f प्लस g ऑफ x, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? हमारी वैल्यू आएगी f ऑफ x प्लस g ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ये हमारी कैपिटल X है। सिमिलरली अगर हम क्या देखें, सब्ट्रैक्शन का देखें, ये दोनों फंक्शन हमें पहले से ही गिवन है, क्या है? f सच दैट x टेंड्स टू r एंड g सच दैट x टेंड्स टू r। तो अगर हम उसका एडिशन देखें तो एडिशन हमारा इस तरीके से होगा। अगर सब्ट्रैक्शन देखें, अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन देखें तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल X, राइट। हमें सिर्फ क्या कर देना है? f ऑफ x कर देना, माइनस g ऑफ x आपको कर देना है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें, फंक्शन हमारा सेम होगा, f का और g का फंक्शन हमारा सेम होगा। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। सिमिलरली अगर हम डिवीजन देखें, तो हमें क्या मिलेगा डिवीजन में? f अपॉन जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x। ये बहुत ही बेसिक चीज थी, बहुत ही सिंपल थी ये चीज, तो आप इसको नोट डाउन करिए। ये वाले क्वेश्चन से इसमें दिया गया है हमें क्या? रिलेशन दिया गया है और हमें हमसे पूछा है कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं, और अगर फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज क्या है। तो क्या दिया गया है हमें? दिया गया है हमें रिलेशन, और हमसे पूछा क्या है? इज दिस अ फंक्शन और नॉट। और अगर फंक्शन है तो इसके डोमेन और इसके रेंज क्या होंगे, रेंज इसके क्या होंगे, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले वाले से। इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन है इसके, पहला दूसरा तीसरा। तो हम लोग पहले से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो पहले में क्या है? पहले हमें 2 सेट बना लेना है, 1 2 सेट हमें बना लेना है। तो इधर की वैल्यूज जो होंगी वो हमारी सेट x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो इसमें x की वैल्यू सारी इसमें आएंगी, y की वैल्यू सारी इसमें आएंगी, राइट। तो क्या लिखना है? हमें 2 लिख रहा है, इसमें 2 हो गया। इधर क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, 8 दिख रहा है आपको, 11 दिख रहा है, 14 दिख रहा है और 17 दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस को सेटिस्फाई करने की 2 कंडीशंस होती है। अगर वो दोनों कंडीशंस आपके सेटिस्फाई कर गई तो ये होगा कि हाँ ये रिलेशन जो है वो आपका फंक्शन है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ इसकी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए अब इसमें क्या दिया गया है हमें? सेट वाई में जो इमेजेस शो करेंगी 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इसका भी सबका 1 ही है तो 1 लिखेंगे। अब हमें मैपिंग शो करनी है, मैपिंग शो करनी है। 2 की किधर जा रही है? 1 में जा रही है। 5 की किधर जा रही है? 1 में जा रही है। 8 की 1 में, 11 की 1 में, 14 की 1 में, 17 की 1 में। अब क्या हमसे पूछा गया क्या ये एक फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए अभी हमें नहीं पता कि हाँ ये फंक्शन है या नहीं, हमें नहीं पता। हम पहले देखेंगे कि एक फंक्शन की 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली होती है कि एवरी एलिमेंट हैज इमेजेस, मतलब x के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे के सारे की इमेजेस होने चाहिए। तो दिख रहा है इसकी भी इमेज है 1, इसकी भी इमेज है 1, इसकी इमेज है 1, इसकी भी इमेज है 1, मतलब जो सारे एलिमेंट है उनकी इमेज 1 है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अभी भी हम नहीं बोलेंगे कि हाँ ये एक फंक्शन है कि नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? एवरी एलिमेंट हैज
यूनिक इमेज, पहला तो हो गया कि हाँ इमेज होनी चाहिए, दूसरा क्या है कि यूनिक, सबके पास सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो ये देखते हैं, इसके पास एक इमेज है 1, इसके पास भी एक इमेज है 1, इसके पास भी एक ही इमेज है 1, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, मतलब इन सारे के पास कितनी इमेज है, एक ही इमेज है, मतलब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लिख देते 3 4 और ऐसे करके इसको भी इधर कनेक्ट करते, तो ये क्या होता, ये दो दो इमेजेस को शो करता, तब हम क्या बोलते कि हाँ ये एक फंक्शन नहीं है। लेकिन इधर ऐसा कुछ दिया नहीं गया, इधर हमें 3 4 करके कुछ दिया नहीं गया, सारे के सिर्फ एक ही इमेज दिखाई गई है, तो अब हम इसे कह सकते हैं यस इट इज अ फंक्शन, राइट। क्या हुआ, अब ये फंक्शन है, हाँ है, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन की दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि हाँ ये एक फंक्शन है। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम दूसरे सेट को बना के देखते हैं। सेट हो गया x, ये एक सेट हो गया y, x हो गया y हो गया। अब क्या करना है, इस एलिमेंट्स में से हमें x और y के एलिमेंट को रिमूव करना है। तो इधर से क्या हुआ, पहले लेंगे 2 लेंगे पहले, फिर क्या लेंगे 4, फिर 6 8 10 लेंगे, फिर 12 और 14, सारे एलिमेंट्स को हमने लिख लिया। अब हम y वाले और इस ऑर्डर पेयर में से हम y की वैल्यूज को लिखेंगे। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, फिर क्या मिली 2, फिर क्या मिली इधर 3 4 5 6 7, और हाँ इसमें हमसे पूछा था कि डोमेन और रेंज क्या होंगे, चलिए डोमेन और रेंज हम सबका साथ में बताएंगे सारे क्वेश्चंस करने के बाद। तो अब हम इसकी मैपिंग करेंगे, 2 किधर जा रहा है, 2 1 में जा रहा है, 2 1 में गया, 4 2 में, 6 3 में, 8 4 में, 10 5 में गया, 12 6 में गया, 14 7 में गया। तो क्या हुआ, इस वाले फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है, अब हम देखेंगे कि हाँ ये जो है फंक्शन की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर फुलफिल नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये फंक्शन नहीं है और इसमें डोमेन रेंज निकालने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो अब हम देखेंगे कि हाँ इसके ये एक फंक्शन है कि नहीं। तो पहली कंडीशन को देखते हैं, पहली कंडीशन क्या है, इधर एवरी एलिमेंट हैज इमेज, इसमें जितने भी एलिमेंट है सब की इमेज आपको दिख रही है, कोई भी नहीं है जिसकी इमेज पॉइंट हमें ना मिले, सारे के सारे का इमेज हमें दिख रहा है इसमें। तो क्या बोलेंगे, जब सारे के सारे की इमेज हमें दिख रही है तो बोलेंगे कि हाँ ये भी पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, सबके पास एक एक इमेज पॉइंट होना चाहिए। हमें ये देखना है कि सबके पास एक एक इमेज पॉइंट होना चाहिए। 2 के पास एक है, दिख गया, 4 के पास 2 है, एक है, दिख गया, 6 के पास भी एक ही है, 8 के पास भी एक ही है, 10 के पास भी है, 12 के पास भी है और 14 के पास भी एक ही पॉइंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ इन सबके पास एक ही इमेज पॉइंट है, यूनिक है, तो ये एक सेट है, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाले थर्ड वाले को, ये वाला है फर्स्ट वाला, लिख देते हैं हम, ये पहला, ये दूसरा। अब हम तीसरे को देखेंगे कि तीसरा क्या कह रहा है। अब इसमें ले लिए 2 सेट 1 2, इसमें x और y के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, 1 है 1 को एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखना हमें, 1 दिख गया, 1 को लिख लिए, फिर अब 2 को लिखेंगे। अब फिर हमें y के एलिमेंट को लिखना है, किसमें से, ऑर्डर्ड पेयर में से हमें y के एलिमेंट को लिखना है, 3 है, फिर 5 है। अब हमें मैपिंग करनी है, मैपिंग, तो क्या हुआ, पहले 1 को 3 से करेंगे, 1 को 3 से कर दिया, फिर 1 को 5 से करेंगे, 1 को 5 से कर दिया, अब 2 को 5 से, दिख रहा है कैसे किया, 1 को 3 से किया, 1 का 3 से हमने मैपिंग कर दी, फिर 1 का 5 के साथ में हमने मैपिंग कर दिया, 1 का 5 के साथ में, फिर 2 का 5 के साथ में, 2 का 5 के साथ में कर दिया। अब देखिए, अब हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। एवरी एलिमेंट हैज इमेज, दिख रहा है कि हाँ इन सबके पास इमेज है। अब यूनिक है कि नहीं, अब हम ये दूसरे पॉइंट से देखेंगे। इसमें दिया एवरी एलिमेंट हैज इमेज, तो हाँ एवरी एलिमेंट के पास इमेज है, दिख रहा है। अब फिर दिख रहा है एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, एक इमेज होनी चाहिए। 1 के पास यूनिक इमेज है क्या, 1 के पास यूनिक इमेज है, जल्दी बताइए। नहीं है, क्यों,
एक इमेज इसकी 3 है और दूसरी इमेज इसकी 5 है, ये कितनी हो गई, ये 2 इमेजेस हो गई, एक 3 हो गया एक 5 हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, कौन सी, इसके पास यूनिक इमेज नहीं है, यूनिक इमेज वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो ये क्या, ये एक सेट होगा, नो, इट्स नॉट अ सेट, इट्स नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं होगा। तो अब हमें पता चल गया कि हाँ ये दोनों सेट हैं, फंक्शन है। इट्स नॉट अ फंक्शन, फंक्शन सेट तो है ये एक फंक्शन नहीं है, क्या नहीं है, फंक्शन। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों में से, इन दोनों में पता चलेगा कि हाँ ये फंक्शन है, और इधर क्वेश्चन में पूछे डोमेन और रेंज फाइंड करिए। तो पहले की डोमेन निकालें अगर हम, मैंने आपको बताया था कि x की सारी वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं। अगर हमने ए बी को लिया था तो हम बोलेंगे कि हाँ जितनी भी वैल्यूज ए में बिलोंग करती है वो सारी की सारी डोमेन होती है। तो कितनी बिलोंग कर रही हैं, देखिए डोमेन हमारा क्या होगा इसमें, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज सिर्फ उतने ही इमेजेस होती हैं जितने के साथ मैपिंग हुई रहती है। अगर यहाँ पे मैं 2, 3 एक्स्ट्रा लिख दूं और मैपिंग इसके साथ हुई है और इन सब के साथ नहीं हुई है, तो ये रेंज में नहीं आएंगे। रेंज में सिर्फ उतने ही आएंगे जो इमेज होंगे जिनके साथ मैपिंग हुई होगी। तो रेंज में हमारा क्या आ गया, 1, किसके लिए, 1 वाले के लिए। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए क्या होगा, डोमेन, ऑल द वैल्यूज बिलोंग्स इन सेट एक्स, क्या होगा, लिखते हैं इधर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, सारी की सारी वैल्यूज हमारी क्या हो गई, डोमेन। अब रेंज देखें, रेंज क्या क्या होंगी, जितने के साथ मैपिंग हुई होगी वही हमारी रेंज होंगी। कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये सारी की सारी हमारी क्या है, रेंज है। ये डोमेन है, ये रेंज है, किसके लिए, दूसरे के लिए। और ये तो फंक्शन है ही नहीं, तो इसमें हम डोमेन रेंज क्या है ये नहीं बताएंगे, आप इसको नोट करिए जल्दी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्या, ये मॉड्यूलस पे बेस्ड है। मैंने आपको मॉड्यूलस का ग्राफ बताया था उस फंक्शन का, तो ये नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस है। तो हम इसका देखने वाले हैं कि क्या इसका जो है वो डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन रेंज हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, उसमें हमारा डोमेन क्या रहता था, आर रहता था, रियल नंबर, और रेंज भी हमारा आर रहता था, राइट। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ऑफ मॉडुलस एक्स है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाँ हमें मिल क्या रहा है। तो हम इसमें वैल्यूज रख के देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, राइट। तो चलिए रख के देखते हैं। इफ वी विल पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 रखेंगे। x की वैल्यू हम लोग कहीं से भी रख सकते हैं रियल नंबर में, x की वैल्यू हम कहीं से भी रख सकते हैं रियल नंबर में। तो अगर हमने यहाँ पे +1 रखा तो +1 पे हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ 1, माइनस मॉड ऑफ 1। अब माइनस मॉड ऑफ 1 क्या होगा हमारा, -1, मॉड 1 1 ही होगा, राइट। अब अगर हम यहीं पे पुट x इज इक्वल टू -1 रखें, -1, तब हम क्या करेंगे, f ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ -1। तो -1 का मॉड क्या होगा, +1, यहाँ पे -1 है तो -1 ही आपको मिला। अगर आप फिर रखेंगे पुट x इज इक्वल टू +2, तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा f ऑफ +2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ +2 का मॉड 2 ही रहेगा, नेगेटिव में जाएंगे तो -2 हो गया, एंड सो ऑन हमें इसमें मिलेगा। तो इसमें हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा इसमें हमारा r, राइट, डोमेन r हो गया। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज अगर इसका हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, सारी नेगेटिव की वैल्यूज ही मिल रही हैं, सारी की सारी नेगेटिव की ही वैल्यूज, -1, -2, -3 टू इन्फिनिटी, 0 रखने पे भी -0 क्या माइनस होगा, 0 पे 0 ही रहेगा। तो 0, -1, -2 टू इन्फिनिटी तक की वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो इसका रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा हमारा 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप पॉजिटिव की कुछ भी वैल्यूज रखेंगे आपको फिर भी नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। और नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव की भी वैल्यूज रखेंगे फिर भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो आपकी रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई
आपकी 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, माइनस इन्फिनिटी को हम एक्सक्लूड करके रखेंगे, 0 टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और डोमेन हमारा क्या हो गया, रियल नंबर, राइट। आप इसको नोट करिए। अब हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को जिसमें हमें फंक्शन क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया हमें 2x माइनस 5, क्या दिया गया है 2x माइनस 5। अब हमसे एफ ऑफ 0 की वैल्यू पूछा है, एफ ऑफ 0 मतलब हम रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे हमने 0 रखना है इसमें, तो एफ ऑफ x की जगह पे एफ ऑफ 0 दिया मतलब x की जगह पे हमें 0 रखना है। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह पे 0 रखेंगे, मतलब क्या 2x माइनस 5 है इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे हमें 0 रखना है, 0 माइनस 5, 2 0 0, क्या बचा -5। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब फिर इस वाले में हमें क्या रखना है, पुट x इज इक्वल टू 7, x की जगह पे हमें क्या रखना है 7 रखना है। तो क्या है 2x माइनस 5, क्या रखेंगे 2 इंटू 7 माइनस 5, 2 इंटू 7 14 माइनस 5 क्या आ गया 9, 9 है हमारा सॉल्यूशन। अब फिर -3 में पुट x इज इक्वल टू -3, क्या रखेंगे हम 2 इंटू -3 माइनस 5, 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 5 क्या आ गया -11। तो आपको दिख रहा है कितने सिंपल क्वेश्चन फंक्शन रिलेशन फंक्शन में है। तो अब फंक्शन हमारे इसी के साथ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की सीरीज हम लास्ट में लेके आएंगे जब हमारे सारे बुक के टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे। तो फंक्शन खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।